हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इस लेक्चर में हम इसके पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे कि होता क्यों है। डेफिनेशन में आइए तो एक हाइटन्ड रिस्पॉन्स रहता है। हाइटन्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवेज टू वेरियस स्टिमुलाई, मतलब जो नॉर्मल एक एलर्जी टाइप की है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द नोन एलर्जन दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। किसी भी चीज से भी अगर उन्हें थोड़ा सा रहा तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। Asthma is a chronic respiratory disease characterized by heightened responsiveness of the airway to various stimuli, leading to recurrent episodes of reversible airway obstruction. रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बार बार होता है। ठीक है, क्लिनिकली बात करें तो डिस्निया रहेगा, सांस लेने में परेशानी है, कफ है, खांसी रहेगी, wheezing है, chest tightness with severe exacerbations potentially progress to life threatening conditions such as status asthmaticus। ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस स्टेटस अस्थमैटिकस जैसी हो सकती हैं जो कि इमरजेंसीज होती हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ इशू है। अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और अराउंड किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन लगभग 50% केसेस जो हैं वो बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल से कम के होंगे। और एडल्ट्स में सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड होते हैं, मेल और फीमेल बराबर का रहता है, लेकिन चिल्ड्रन में मेल्स ज़्यादा रहते हैं। मेल प्रिपोडेंस विद रेशियो ऑफ 2:1, मतलब मेल्स का प्रेवलेंस ज़्यादा रहेगा, फीमेल्स हाफ रहेंगे उनसे। ठीक है, तो वही 4% पॉपुलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये अपन को याद नहीं करना है इंडिया के रेस्पेक्ट में, लेकिन ठीक है, 50% केसेस जो हैं वो लगभग 10 साल से कम के हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले एटोपिक अस्थमा एंड TH2 मीडिएटेड रिस्पॉन्स जानते हैं, है ना। एटोपिक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिजीज, ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है। एटोपी मतलब एलर्जी से रिलेटेड, एसोसिएटेड विद एलर्जी, है ना। इसमें बहुत सारे टी है, TH2 मीडिएटेड है, eosinophils का रिक्रूटमेंट है। It is driven by exaggerated TH2 mediated immune response to environmental allergens in genetically predisposed individuals, है ना। TH2 सेल सीक्रेट साइटोकाइंस कौन कौन से, IL-4, IL-5, IL-13, जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज बनाती हैं और रिक्रूट इसिनोफिल्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, अपॉन रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जेंस, अगर वो फिर से एक्सपोजर होता है तो IgE बाइंड्स टू FC रिसेप्टर ऑन मास्ट सेल्स पर। अब उन्होंने अभी सिर्फ IgE एंटीबॉडीज बनाई है, अगली बार जब होगा तो वो मास्ट सेल्स पर अटैच होंगी और रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड इनिशिएट बोथ अर्ली फेज एंड लेट फेज एलर्जिक रिएक्शंस। वो और ज्यादा एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स आएगा उसका। ठीक है, डायग्राम से भी हम समझेंगे। जो आपने इस चीज को समझा ना, उसमें एक डायग्राम है। ये देखो, अस्थमा में क्या होता है, नॉर्मल एयरवे जो अपना रहता है वो बहुत लेमिना प्रोपिया जो है वो, ये जो लेयर है ये नॉर्मल रहती है, बहुत कम सेल्स होते हैं। ये स्पून मसल है, ये ग्लैंड्स हैं, कार्टिलेज है। ठीक है, ये ब्रोंकस का क्रॉस सेक्शन है। लेकिन जब अस्थमा के अंदर ये जो लेमिना प्रोपिया है, इसमें इतने ज्यादा सेल्स भरे हुए हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ईओसिनोफिल्स हो गया है, जिसके कारण से, और ये देखो म्यूकस भी बहुत एक थिन लेयर है, यहाँ पे म्यूकस की बहुत ज्यादा हार्ड लेयर है, बहुत ज्यादा थिक लेयर है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। ठीक, तो जैसे हमने पढ़ा था कि TH2 हेल्पर सेल्स आते हैं, ये जो एलर्जन है आपका, ये एंटीजन आया, एंटीजन ने पॉलन वगैरह कोई भी एलर्जी हो सकती है, टी हेल्पर सेल्स में अटैच हुआ, TH2 सेल्स IL-4 निकाला, IL-5 निकाला, IL-5 ने ईसोनोफिल रिक्रूटमेंट करा, ये ध्यान रखना है, IL-5 ईसोनोफिल रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है,
उसके बाद IL-4 निकाला तो वो बी सेल्स के पास गया, बी सेल्स ने IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, और जब नेक्स्ट रिस्पॉन्स आया तो ये जो एंटीबॉडीज थी ये मास्ट सेल्स पर अटैच हुई उसके FC रिसेप्टर पे, और उन्होंने फिर से IL-5 लिया और फिर से यूसिनोफिल रिक्रूटमेंट करा, वो जो कि बहुत ज्यादा एग्जागरेटेड रहा रिस्पॉन्स था, ठीक है। और उसके बाद रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड मीडिएटर्स रहे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन एयरवे डिस्फंक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कंट्रीब्यूट टू एयरवे डिस्फंक्शन इन अस्थमा इंक्लूडिंग ल्यूकोट्राइन्स, एसिटिलकोलिन, IL-5, गैलेक्टिन 10, गेल 10, है ना। अब कौन कौन से थे वहां पे, हमने IL-4, IL-5 और IL-13 पढ़ा था, ठीक है, ये चीज जानी थी वहां पर। और यहाँ पर हमने देखा ल्यूकोट्राइन्स, एसिटिलकोलिन, IL-5 फिर से था, और गेल 10। तो ये ध्यान रखना है, इनसे नंबर मिलेंगे तुम्हें प्रैक्टिकल में सॉरी कॉपी में जब आप आंसर्स लिखोगे। अब ये जो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, म्यूकस सीक्रेशन बढ़वाएंगे, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देंगे, रिक्रूटमेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एक्साबरेटिंग द अस्थमेटिक रिस्पांस, उसको रिस्पांस को बढ़ा देंगे। सम ऑफ द मीडिएटर्स लाइक ल्यूकोट्राइन्स एंड IL-5 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज थेरेपेटिक टारगेट्स इन अस्थमा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट हम करते हैं, सर्टेन ड्रग्स होती हैं जिनको आप इनहिबिट करके अस्थमा के रिस्पांस को कम करते हैं। फिर थेरेपेटिक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में, एक दो पॉइंट से लिखने जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में, और बहुत सारे जीन्स हैं जैसे कि साइटोकाइंस IL-4, IL-13, IL-4 HLA एलील्स और IL-33 ST2 TSLP, ये कुछ जीन्स है जो कि अस्थमा के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ा देते हैं पेशेंट की, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू एयरबॉर्न एंड पॉलर एलर्जी, फिर कम एक्सपोजर हुआ एक सर्टेन एज में, छोटे बच्चे में हाइजीन हाइपोथेसिस होती है, लिमिटेड अर्ली एक्सपोजर टू माइक्रोबियल एंटीजेंस इन अर्बन एनवायरनमेंट, है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा साफ सफाई में रखना, धूल में ना खेलने देना, ये भी एक बिल्कुल एक उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन जब भी बड़ा होता है और एकदम से बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स आता है, कंट्रीब्यूट टू अस्थमा डेवलपिंग लीडिंग ट्रायल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, intentional allergen exposure to reduce allergy, ठीक है। अब इन्फेक्शंस की बात करें, देयर आर सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अस्थमा के लिए एग्जावरेट कर देते हैं और परसिस्टेंट और सीवियर डिजीज का रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। एयरवे रिमॉडलिंग, बहुत सारे केसेस में जब ऐसा होता है तो एयरवे रिमॉडलिंग होती है, एयरवे रिमॉडलिंग में हाइपरट्रॉफी होगी, सेल्स का साइज बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के जो सेल्स रहेंगे, एपिथेलियल इंजरी होगी, इंक्रीज्ड वस्कुलैरिटी बढ़ जाएगी, म्यूकस ग्लैंड्स इनलार्जमेंट एंड सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। एक न्यूट्रोफिलिक अस्थमा होता है, न्यूट्रोफिलिक अस्थमा में क्या होता है, ईसोनोफिल्स की जगह न्यूट्रोफिल्स आकर के अपना काम कर देते हैं, ठीक है, वो उनका रिक्रूटमेंट होता है, ईसोनोफिल्स की जगह न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, एग्जिबिट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स रिच विद न्यूट्रोफिल्स रेदर देन ईसोनोफिल्स, a form of disease may be driven by T17 response, T सेल, जिससे कि क्रॉनिक बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, अगर बहुत क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन होता है तब ये चीज हो जाती है, ठीक है, याद रखना TH17 टी सेल न्यूट्रोफिलिक अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये डायग्राम हमने देख लिया था कि यहाँ पे जो है वो म्यूकस भी बढ़ गई है, ये लैमिना प्रोप्रिया का में रिक्रूटमेंट हो गया, बहुत सारे सेल्स इन्फिल्ट्रेट्स आ गए। उसके बाद ये डायग्राम ट्रिगरिंग ऑफ अस्थमा, फिर लेट फेज रिएक्शन, इमीडिएट रिस्पांस होता है, मास्ट सेल्स फट से आके काम करते हैं, और लेट रिस्पांस में, है ना, मास्ट सेल्स फिर एंटीबॉडी बनाते हैं और उसके थ्रू रिस्पांस होता है, मेजर बेसिक प्रोटीन इसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ अस्थमा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके जो नोट्स हैं वो आपको सीओपीडी की जो लास्ट सीरीज रहेगी उसमें आपको एक बड़ी सी पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू।